बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ ख़ाबर ख़ान और आप मुझे देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद ख़ान पे। ये हमारा टॉपिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट्स के सब्जेक्ट से मुतल्लिक़ है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 8 डिस्कस करेंगे, ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग एम्प्लॉइज़। इससे प्रीवियस जो टॉपिक हमने पढ़ा था वो था सिलेक्शन प्रोसेस का। सिलेक्शन प्रोसेस स्टाफिंग फंक्शन के अंदर आता है कि आपने एम्प्लॉइज़ को जो है वो अपने पास हायर कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद जो एम्प्लॉइज़ आपके पास आते हैं वो जिस तरीके से आप उनसे काम करवाना चाह रहे हैं, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम्स हैं, वो नए आने वाले एम्प्लॉइज़ उनसे वाकिफ़ नहीं होते, या अगर वाकिफ़ होंगे भी तो कुछ हद तक होंगे, मुकम्मल तौर पे उस ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम को वो समझ नहीं पा रहे होते और ये समझ सकते भी नहीं हैं। तो उन नए हायर किए जाने वाले एम्प्लॉइज़ को आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में चलाना, उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनाना, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम को समझें, अपनी जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको समझें और ऑर्गेनाइजेशन के जो है वो एक परमानेंट पार्ट बन के ऑर्गेनाइजेशन की तमीर और तरक्की के अंदर अपना किरदार अदा करने के काबिल बनाने के लिए ये टॉपिक जो है वो डिस्कस होता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग एम्प्लॉइज़। तो नए आने वाले एम्प्लॉइज़ को जब आप ऑर्गेनाइजेशन में अपने साथ शामिल करते हैं, अपने साथ सफ़र का हिस्सा बनाते हैं, तो ये 4 टर्म्स हैं, सोशलाइजिंग, ओरिएंटिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग। ये 4 टर्म्स इस्तेमाल होती हैं उन एम्प्लॉइज़ को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एडजस्ट करने में। तो ये जो चारों चीज़ें हैं ये बुनियादी तौर पे एक प्रोसेस है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग न्यू एम्प्लॉइज़ अडैप्ट टू देयर ऑर्गेनाइजेशंस एंड वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कि आप इस प्रोसेस के साथ ऑर्गेनाइजेशन की मदद करते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर को अडाप्ट कर सके और जो उनकी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको वो समझ सकें और उनको अडॉप्ट कर सकें। अब इफ़ सोशलाइजेशन इज़ डन करेक्टली, यहाँ पे हम पहले सोशलाइजेशन की टर्म पढ़ेंगे। सोशलाइजेशन अगर दुरुस्त अंदाज में की जाए तो इट रिज़ल्ट्स इन, तो इसके ऊपर हम बात भी करते हैं सोशलाइजेशन क्या है। वैसे तो सोशलाइजेशन का जो लफ्ज़ होता है सोशलाइज़ करना, कि उनके साथ एक ताल्लुक़ उस्तवार करना, आप बाहमी मेल मिलाप ऑर्गेनाइजेशन के साथ उनको ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा बनाना, जो ऑलरेडी वर्कर मौजूद हैं, जो एम्प्लॉइज़ मौजूद हैं, उनके साथ उनके एक ताल्लुक़ की इब्तिदा, वो एक सोशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। तो अगर सोशलाइजेशन अच्छे अंदाज में हो तो इट रिज़ल्ट्स इन हायर एम्प्लॉई जॉब सेटिस्फेक्शन। तो एम्प्लॉइज़ की जो जॉब सेटिस्फेक्शन है वो बेहतर होती है। लोअर टर्नओवर, एम्प्लॉइज़ आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर नहीं जाते नए आने वाले। बेटर परफॉर्मेंस, उनकी कारकर्दगी में भी बेहतरी आती है। लोअर्ड स्ट्रेस फॉर न्यू एम्प्लॉइज़, और वो स्ट्रेस भी कम फील करते हैं। ये जो चारों बातें हमने की हैं ये रिसर्च्ड टॉपिक्स हैं कि इनके ऊपर एम्पिरिकल एविडेंस भी मौजूद है कि सोशलाइजेशन इन 4 चीज़ों के ऊपर मुस्बत अंदाज में असरअंदाज होती है। इसमें जो हम पहला जो हम टॉपिक, जो मेन टॉपिक इसमें डिस्कस करेंगे वो है जी आउटसाइडर इनसाइडर पैसेज। आउटसाइडर इनसाइडर पैसेज का मतलब ये है कि आपके जो नए एम्प्लॉइज़ हैं वो जब ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं तो वो बाहर से आते हैं, बाहर से आके आपकी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनते हैं। द आउटसाइडर बिकम्स इनसाइडर। तो आउटसाइडर और इनसाइडर का जो पैसेज है वो आपने उसको किस तरीके से डील करना है। तो इसमें हमने इसीलिए डिस्कस करनी है ऑर्गेनाइजेशन एंट्री सोशलाइजेशन, कि उन एम्प्लॉइज़ की हम सोशलाइजेशन की बात करेंगे जो नए हायर हैं। मसलन अगर कोई एम्प्लॉई जो है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही प्रमोट हो रहा है, आपके किसी और डिपार्टमेंट से ट्रांसफ़र होके यहाँ पे आ रहा है, तो इस तरह के जो एम्प्लॉइज़ हैं वो आपके आउटसाइडर्स नहीं होते, वो इनसाइडर्स ही हैं। उनकी भी आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है, उनकी भी सोशलाइजेशन की ज़रूरत होती है, लेकिन वो हमारे इस टॉपिक का हिस्सा नहीं है। हमारे टॉपिक में इसमें वो बातें हम डिस्कस करेंगे, उन एम्प्लॉइज़ के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि न्यूली हायर्ड एम्प्लॉइज़ हैं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशन एंट्री सोशलाइजेशन, के जो ऑर्गेनाइजेशन में नए एंट्रेंट्स हैं, जो आउटसाइडर इनसाइडर बने हैं। सोशलाइजेशन ऑफ न्यू एम्प्लॉइज़, यानी सोशलाइजेशन जो मैं अभी बात की है, नई एम्प्लॉइज़ की सोशलाइजेशन की हम बात करेंगे। टू अडाप्ट टू न्यू इन्वायरमेंट, ताकि वो नई माहौल के साथ जो हैं वो घुल मिल सकें। जो नई इन्वायरमेंट है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, डिफरेंट वर्क एक्टिविटीज़ के
मुख्तलिफ़ किस्म की उनकी जो वर्किंग की एक्टिविटीज़ हैं आपने वो उनको बतानी होती हैं। इसका उनको आपको बताना पड़ेगा, उससे उनको मुतारफ़ करवाना पड़ेगा, बतानी पड़ेंगी। नया बॉस होगा, डिफरेंट एंड डाइवर्स ग्रुप ऑफ कोवर्कर्स, मुख्तलिफ। पहले एक स्टूडेंट है वो एक कॉलेज में पढ़ रहा था, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन का अगर हिस्सा बना है तो वहाँ पे उसको मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों से उसका वास्ता पड़ना है। एक डाइवर्स ग्रुप ऑफ कोवर्कर्स, उनके साथ उसकी इंटरेक्शन होनी है। यूनिक स्टैंडर्ड्स ऑफ सक्सेसफुल परफॉर्मेंस, अगर एक पर्सन किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहा था, उसके जो कामयाबी के मेयार है वो और होगा, कारकर्दगी को जांचने का मेयार और होगा। नई ऑर्गेनाइजेशन में वो आया है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आया है, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के कुछ और स्टैंडर्ड्स होंगे। तो इन चीज़ों से ये नई इन्वायरमेंट का हिस्सा है। ऑर्गेनाइजेशन ने नए एम्प्लॉइज़ को अपनी उस इन्वायरमेंट के साथ हम आहंग जो करने का अमल है, इसको आप सोशलाइजेशन का नाम देते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं जी। सोशलाइजेशन क्या है? अ प्रोसेस ऑफ अडाप्टेशन दैट टेक्स प्लेस एज इंडिविजुअल्स अटेम्प्ट टू लर्न द वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स ऑफ द वर्क रोल्स। के एक अडाप्टेशन का एक प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल्स जो हैं वो ये कोशिश करते हैं कि वो अपने जो भी वर्क रोल्स उनके हैं उनके अंदर तमाम जो इक़दार और नॉर्म्स, जो सिस्टम्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनको वो सीख सके। और ऑर्गेनाइजेशन ने इस प्रोसेस से उनको इन्हें सीखने के काबिल बनाना होता है। अजम्पशंस ऑफ एम्प्लॉय सोशलाइजेशन, या इसको हम रीजंस भी कह सकते हैं, वी मे कॉल देम रीजंस ऑफ एम्प्लॉय सोशलाइजेशन, के एम्प्लॉय की सोशलाइजेशन करनी क्यों ज़रूरी है। तो पहली उसकी वजह है जी, सोशलाइजेशन स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंसेस एम्प्लॉय परफॉर्मेंस एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्टेबिलिटी। के सोशलाइजेशन जो है वो एम्प्लॉय परफॉर्मेंस यानी एम्प्लॉइज़ की कारकर्दगी और ऑर्गेनाइजेशन की स्टेबिलिटी के एक ऑर्गेनाइजेशन स्टेबल इस्तेहकाम के साथ चले, इसको मुस्बत अंदाज में सोशलाइजेशन असरअंदाज इस पे होती है। तो इसके ऊपर ज़रा बात करते हैं जी कि एम्प्लॉय परफॉर्मेंस जो है वो और स्टेबिलिटी के ऊपर किस तरीके से सोशलाइजेशन असरअंदाज होती है। अंडरस्टैंडिंग व्हाट टू डू और नॉट टू डू ऑन जॉब, के जब आप एम्प्लॉय की सोशलाइजेशन करते हैं तो आप उसको बताते हैं कि उसकी अंडरस्टैंडिंग हो कि उसने क्या करना है और क्या नहीं करना। इट हेल्प्स टू अचीव गुड वर्क परफॉर्मेंस, कि इससे किसी भी वर्कर की कारकर्दगी में इजाफा होता है। उसको पता चलता है कि उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या काम उसने करने हैं और कौन से काम उसने नहीं करने। अगर आप उसको बताते ही नहीं हैं और वैसे ही उसको आप जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए छोड़ दें, तो वो डेफिनेटली वो बंदा स्ट्रेस्ड फील करता है। उसको वैसे भी एक नया आने वाला बंदा, आपकी लोगों से उसके ताल्लुकात नहीं बने होते, उसकी दोस्तियां नहीं होती, वो एक उन प्रिमिसेस में, उस ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग के अंदर एक नया पर्सन है, वो वहाँ के लोगों से उसकी वाकफ़ियत नहीं है, वहाँ की लोकेशन से उसकी वाकफ़ियत नहीं है, एक उसकी ज़िंदगी का एक नया सफ़र होता है। तो उसमें आपने उसको कामयाब करवाना भी ऑर्गेनाइजेशन की ज़िम्मेदारी होती है। अप्रेजल ऑफ योर परफॉर्मेंस डिपेंड्स ऑन, कि जब एक पर्सन है, जब उसने काम करना होता है तो उसकी परफॉर्मेंस का जो जांच और परख आपने बाद में करनी होती है, इवैल्यूएशन आपने करनी होती है, उसकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना होता है। तो वो डिपेंड करता है हाउ वेल यू फिट इन दी ऑर्गेनाइजेशन, कि आप किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में फ़िट होते हैं। योर एटीट्यूड विद दी कोवर्कर्स के साथ आपका एटीट्यूड क्या है। योर वर्क हैबिट्स, आपकी काम की आदत। योर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ राइट एटीट्यूड एंड बिहेवियर, आपके दुरुस्त एटीट्यूड और बिहेवियर का मुजाहरा। तो ये जो इन चीज़ों के ऊपर किसी भी एम्प्लॉय की कारकर्दगी की जांच परख होती है। पहले आप अपने एम्प्लॉइज़ को ये चीज़ें सिखाएंगे, ये जिनकी मैंने ये 4 चीज़ों की मैंने बात की है, चूँकि ये आप उसको आएंगी, इसी के ऊपर उसकी कारकर्दगी को जांचा जाएगा। तो आज आपने उसको बतानी है, आज आपने उसको सिखाने की कोशिश करनी है। वो नया पर्सन है, वो आपके सिस्टम से वाकिफ़ नहीं, आपने उसको सिखाना है ताकि बाद में उसकी कारकर्दगी को जांचा जा सके। तो अगर आप उसको सिखाते हैं तो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस में जो है वो बेहतरी आती है। उसके बाद है जी लोअर टर्नओवर, जो हमने ये बात की थी ऑर्गेनाइजेशन स्टेबिलिटी की, कि जब आप ये प्रूवन फैक्ट है, रिसर्च्ड फैक्ट है कि जब एम्प्लॉइज़ की सोशलाइजेशन होती है तो वो लेस स्ट्रेस्ड फील करते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन में लोनलीनेस फील नहीं करते, वो ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम को समझते हैं, वो दे फील एट ईज़ व्हेन दे जॉइन द ऑर्गेनाइजेशन।
ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम की जो लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन हैं उनसे आप उनको आगाही देते हैं, उनको पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की नॉर्म्स क्या हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन जाते हैं, पार्ट बन जाते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ कर नहीं जाते। तो लोअर टर्नओवर की वजह से ऑर्गेनाइजेशन को स्टेबिलिटी मिलती है, इस्तेहकाम मिलता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक कि उसके एम्प्लॉइज़ देर तक उसके साथ काम ना करते रहें। एक एम्प्लॉई आज आया, महीने बाद अगर वो बदल जाता है तो आपको नया दोबारा हायरिंग करनी पड़ेगी, उसकी भी आपको कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, फिर आपको दोबारा उसको सारे सिस्टम से सिखाना पड़ेंगे। तो ये अगर आप एक ही दफ़ा एम्प्लॉई को अच्छी तरह से सोशलाइज़ करवा देते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन को पसंद करना शुरू करता है, ऑर्गेनाइजेशन में काम करके उसको खुशी महसूस होती है, वो ऑर्गेनाइजेशन को अपना एक ख़ुद को ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा समझता है, तो वो बंदा वहाँ पे देर तक काम करने के लिए खुश होगा। सो नॉर्म्स, वैल्यूज़ एंड कल्चर इज़ ट्रांसफ़र टू न्यू एम्प्लॉइज़ के ऑर्गेनाइजेशन की जब स्टेबिलिटी होगी तो वही जो एक कल्चर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके जो नॉर्म्स और वैल्यूज़, जो आपके अखलाकियात और इक़दार, जो रस्म व रवाज और कल्चर ऑर्गेनाइजेशन का एक बना होता है, तो वो ऑटोमेटिकली भी नए एम्प्लॉइज़ तक ट्रांसफ़र होता है। लेकिन वो उस वक्त बनेगा जब किसी ऑर्गेनाइजेशन का टर्नओवर रेट कम होगा, ऑर्गेनाइजेशन को इस्तेहकाम मिलेगा। तो सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि एम्प्लॉइज़ को रिटेन करने में, ऑर्गेनाइजेशन के टर्नओवर को लो करने में कामयाब साबित होता है। सो ये एक वजह है जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं इन दो चीज़ों के हुसूल के लिए सोशलाइजेशन करवाती हैं। सेकंड जो रीज़न है वह है जी न्यू मेंबर्स सफ़र फ्रॉम एंग्जाइटी, कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नए मेंबर जब हायर होके आते हैं तो वो चूँकि नए आए हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो स्ट्रेस्ड फील करते हैं, थोड़े परेशान होते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन की सिस्टम को नहीं समझ पाते, उनके जहन में मुख्तलिफ़ किस्म के ख़दशात होते हैं। बाज़ लोग पहले काम का कुछ तजर्बा रखते हैं, बाज़ लोगों को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस सच नहीं होता क्योंकि वो फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं, तो उनके जहन में ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से कोई ना कोई ख़दशात भी मौजूद होते हैं। आउटसाइडर इनसाइडर पैसेज produces anxiety. Stress is high because new members feel a lack of identification with work, यानी काम के साथ उनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं होती, पहचान नहीं होती। विद न्यू सुपरवाइज़र, नया सुपरवाइज़र होता है, नए कोवर्कर्स होते हैं, न्यू वर्क लोकेशन है, नई जगह पे वो काम कर रहे हैं, न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। चूँकि इन सारी चीज़ों से वो वाकिफ़ नहीं होते, लिहाजा वो स्ट्रेस्ड और एंग्जाइटी के प्रोसेस में होते हैं। तो अगर आप उनको सोशलाइजेशन से जिन चीज़ों के बारे में उनके ख़दशात हैं, अगर आप उनसे मुतारफ़ करवाते हैं, उनको बताते हैं, तो उनकी एंग्जाइटी का लेवल कम हो जाएगा। फीलिंग ऑफ लोनलीनेस एंड आइसोलेशन, जब कोई पर्सन नया हायर होकर आता है वो तन्हा महसूस करता है, अपने आप को अकेला महसूस करता है, इस वजह से वो स्ट्रेस में आ सकता है। लिहाजा आपने उसकी ये लोनलीनेस और आइसोलेशन को ख़त्म करना होता है। तीसरी बात, सोशलाइजेशन नीड्स टू बी कंसिस्टेंट विद द कल्चर, कि आपने सोशलाइजेशन जो भी करनी है वो आपके कल्चर से कंसिस्टेंट होनी चाहिए, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो इमेज बना हुआ है, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है, उसके मुताबिक आपने उस बंदे को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इन करना है, उस अपना कल्चर के मुताबिक उसकी सोशलाइजेशन करनी है। सोशलाइजेशन इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ सटल एंड नॉट सो सटल स्टेटमेंट्स एंड बिहेवियर्स ऑफर्ड बाय कोलीग्स, यानी सोशलाइजेशन में, क्योंकि सोशलाइजेशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है कि सिर्फ चंद बातें बता देना का मकसद सोशलाइजेशन नहीं होता। मसलन आपने किसी एम्प्लॉई को उसके बॉस से मुतारफ़ करवा दिया तो इसका हरगज़ ये मतलब नहीं कि वो सोशलाइज हो जाएगा, यानी अपने कोवर्कर्स से वो मिला है, कोलीग से मिला है, इसका हरगज़ ये मतलब नहीं कि वो फ़ौरन सोशलाइज हो गया। सोशलाइजेशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। कैसे वो सोशलाइज होता है? जब वो ऑर्गेनाइजेशन में रह कर, ऑर्गेनाइजेशन में काम करके अब आसानी महसूस करता है, उसको अपनी ज़िम्मेदारियों की समझ होती है, ज़िम्मेदारियों के अंदर तसादम नहीं पाया जाता, उसको अपनी अथॉरिटी का पता होता है कि मेरी अथॉरिटीज़ क्या हैं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं वो उनके साथ कितने कोलैबोरेटिव हैं, कितने सपोर्टिव हैं। अगर वो जेलसी फ़ील करते हैं, अक्सर ये होता है कि सीनियर एम्प्लॉइज़ जूनियर एम्प्लॉइज़ से जेलसी फ़ील करना शुरू हो जाते हैं। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का इस तरह का कल्चर है तो ऑब्वियसली वो बंदे सोशलाइज नहीं हो सकेंगे। तो सोशलाइजेशन में जो हैं वो सटल एंड नॉट सो सटल स्टेटमेंट्स के, यानी बाज़ चीज़ें होती हैं बड़ी लतीफ़ किस्म की जो हैं वो चीज़ें होती हैं, बाज़ वाज़े होती हैं, बाज़ मुबहम होती हैं।
यानी कुछ चीज़ें आपने तहरीरी तौर पर या गुफ्तगू के अंदर उनको बतानी होती हैं, और कुछ चीज़ें जो हैं वो लोगों के रवैये, जो उनके कुलीग्स हैं उनके रवैयों से मैनेजमेंट, एम्प्लॉइज़ और क्लाइंट्स या दूसरे लोग जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ इन टच हैं, नए मेंबर्स के साथ इन टच हैं, उनके रवैये जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के बारे में बता रहे होते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है वो सोशलाइजेशन के ऊपर असरअंदाज होता है। तो लिहाजा आपने जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको अपने कल्चर को भी देखना है और कल्चर के मुताबिक उसकी सोशलाइजेशन करवानी है। यानी हो सकता है आपको अपना कल्चर ठीक करने की ज़रूरत हो, तो कल्चर के मुताबिक उसको फिर आप सोशलाइज़ करवाएं। एम्प्लॉयर्स नीड टू मेक श्योर दैट न्यू एम्प्लॉइज़ एक्सपीरियंस इज़ कंसिस्टेंट विद द कल्चर और एम्प्लॉयमेंट ब्रांड प्रमोटेड इन द रिक्रूटिंग प्रोसेस। एम्प्लॉयर को ये इंश्योर करना चाहिए कि आपने जो अपनी रिक्रूटिंग के प्रोसेस में, एडवर्टीज़मेंट के दौरान, इंटरव्यूज़ के दौरान जो लोगों को अपना एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक इमेज दिया था, जो एम्प्लॉयमेंट ब्रांड का आपने उनको एक इजहार दिया था, तो जो उनको आप लफ्ज़ी तौर पे और अमली तौर पे जो माहौल दे रहे हैं वो उस तरह का हो कि जो आपके कल्चर के साथ, जो आपका कल्चर है वो कंसिस्टेंट हो उस ब्रांड के साथ जो आपने पहले उनको बताई हुई है। उसके बाद ये नंबर 4 है, इंडिविजुअल एडजस्ट टू न्यू सिचुएशंस इन रिमार्केबली सिमिलर वेज। तो अक्सर ये होता है कि जो सोशलाइजेशन है वो उसकी सोशलाइज़ करने में नए एम्प्लॉइज़ जो हैं उनको अक्सर वो एक ही तरह की सिचुएशंस से जो हैं वो एक ही तरह के तौर तरीक़ों से जो हैं वो एडजस्ट हो रहे होते हैं। मसलन अगर आप कोई न्यू पर्सनस को हायर करते हैं, न्यू हायर्ड पीपल जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे वो एंग्जाइटी फ़ील करते हैं, वो स्ट्रेस्ड फील करते हैं, ये एक जनरल फिनोमेना है। लिहाजा आप अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी जो हायरिंग हुई है उनको एक ही तरह से आपने उनको अपने कल्चर के साथ या ऑर्गेनाइजेशन के साथ या उनके जॉब रोल्स के साथ अडाप्ट करवाना होता है। तो उसका एक ही तरीक़ाकार है सोशलाइजेशन। एवरी न्यू मेंबर गोज़ थ्रू अ सेटिंग इन पीरियड दैट टेंड्स टू फॉलो अ रिलेटिवली स्टैंडर्ड पैटर्न, कि कोई भी नए मेंबर जो हैं वो एक ही तरह का उनका जो सेटिंग इन पीरियड होता है, कोई एक मखसूस अरसे के दौरान वो ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम के साथ उनको मुताबिकत पैदा होना शुरू होती है। तो वो आम तौर पर एक ही स्टैंडर्ड पैटर्न के ऊपर वो तमाम ऑर्गेनाइजेशन में और एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ही तरह का पैटर्न जो है वो चाहिए होता है। लिहाजा आपको चाहिए कि आपको पता हो कि जैसे नए एम्प्लॉइज़ को आपने हायर करना है तो उनको किस किस तरीके से आपने सोशलाइज़ करवाने की कोशिश करनी है। लिहाजा सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो एम्प्लॉइज़ के लिए अहमियत रखता है। इट रिक्वायर्स क्लैरिफिकेशन ऑफ द जॉब एंड रोल, कि आपको चाहिए कि जॉब और रोल की क्लैरिफिकेशन उसको दें। न्यू एंट्रेंट्स एनीवेयर फील एंग्जाइटी, कि जिस भी जगह पे हों नए एंट्रेंट्स जो हैं वो एंग्जाइटी फ़ील ज़रूर करते हैं, तो आपने सोशलाइजेशन के साथ उनको उनकी एंग्जाइटी दूर करनी है। तो ये हैं जी सोशलाइजेशन की 4 वजूहात। इसके बाद जो अगला टॉपिक है हमारा वो है सोशलाइजेशन प्रोसेस, के सोशलाइजेशन प्रोसेस चलता कैसे है। इट इज़ मेड अप ऑफ 3 स्टेजेस, इसकी 3 स्टेजेस हैं, एक प्री अराइवल स्टेज, एनकाउंटर स्टेज और मेटामॉर्फोसिस स्टेज। प्री अराइवल स्टेज यानी जब एम्प्लॉइज़ आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अभी ज्वाइन उन्होंने नहीं किया, तो ज्वाइन करने से पहले भी वो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ ना कुछ मालूमात रखते होते हैं। तो उन मालूमात की बेस पर वो दुरुस्त हैं या गलत, जो भी मालूमात उनकी हैं, जो भी सोच ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बनी हुई है, तो उस हिसाब से उनकी कुछ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन हो। वो एक्सपेक्टेशन सैलरीज के मुतालिक हो सकती है, वो बेनिफिट्स के मुतालिक हो सकती है, वो ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के हवाले से हो सकती है, वो जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहने वाले लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं उनके बारे में उनके कोई एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं। दिस सोशलाइजेशन प्रोसेस स्टेज रिकग्नाइजेस दैट इंडिविजुअल्स अराइव इन एन ऑर्गेनाइजेशन विद अ सेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज, एटीट्यूड्स एंड एक्सपेक्टेशन, कि उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से कुछ ना कुछ तवक्कुआत, ऑर्गेनाइजेशन की अक़दार, उनके एटीट्यूड्स के बारे में कुछ तवक्कुआत उन्होंने ऑलरेडी डेवलप की हुई हैं। न्यू हायर्स मस्ट बी केप्ट इंटरेस्टेड बाय मेंटेनिंग कॉन्टैक्ट अनटिल दे फॉर्मली ज्वाइन। ऑर्गेनाइजेशन को ये चाहिए होता है कि चूँकि उनकी कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस ऑलरेडी हैं, तो जब तक वो हायर नहीं हो जाते, अब सोशलाइजेशन तो उसी वक्त शुरू होती है जब ऑर्गेनाइजेशन ने उनको हायर करना होता है, ये हम उससे थोड़ी पहले की बात कर रहे हैं। तो बाज़ वक़्त ये होता है कि आपके स्किल्ड वर्कर्स होते हैं, अहमियत आपकी ऑर्गेनाइजेशन में रखते हैं, उन अहम पोस्ट के ऊपर आपने उनको हायर करना होता है। तो अगरचे
आपने उनको ऑफ़र लेटर दे भी दिया है, लेकिन वो हो सकता है कि उनको पिक करने के और भी बहुत सारे लोग उनके जो हैं वो चाहने वाले मौजूद हों, उनकी कोशिश हो कि हम इस पर्सन को अपने पास ले आएँ, वो ज़्यादा सैलरीज़ दे के, ज़्यादा बेनिफिट्स दे के उनको जो है वो हायर कर सकते हैं। तो आपको चाहिए कि नए हायर्स जो हैं, यू मस्ट कीप देम इंटरेस्टेड बाय मेंटेनिंग कॉन्टैक्ट विद देम अनटिल दे फॉर्मली ज्वाइन, कि आप उनसे कांटेक्ट रखें। मसलन आप जब आपने उनको ऑफ़र भेज दी है तो आप उनको, अभी उन्होंने ज्वाइन नहीं किया हुआ आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, आप उनको कोई स्मॉल गिफ्ट्स मेल कर दें, इनवाइटिंग एम्प्लॉइज़ फॉर लंच, कि आप उनको लंच के ऊपर इनवाइट कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, एक उनकी पहले एक्सपेक्टेशन है, आपने ज्वाइन करने से पहले भी बाज़ का ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो उनकी कुछ एक्सपेक्टेशंस अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में भी बनाती हैं, कि एक तो वो एक्सपेक्टेशंस हैं जो उन्होंने खुद अपने तजर्बात से ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लोगों से सुना हुआ है। जब वो उनको आप जो है वो हायर करते हैं, ज्वाइनिंग से पहले भी ऑर्गेनाइजेशन ने उनकी एक्सपेक्टेशंस को मोल्ड करना होता है। वो ऑर्गेनाइजेशन की मर्ज़ी है उनको मोल्ड करे या ना करे, लेकिन इस स्टेज तक ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में एम्प्लॉइज़ की कुछ एक्सपेक्टेशंस डेवलप हो चुकी होती हैं। दूसरे नंबर पे है इनकाउंटर स्टेज, द सोशलाइजेशन स्टेज वेयर इंडिविजुअल्स कन्फ्रंट द पॉसिबल डाइकोटमी बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपेक्टेशंस एंड रियलिटी, कि अब दो चीज़ें ऑर्गेनाइजेशंस के जो एम्प्लॉइज़ हैं उनके सामने आ गई, एक एक्सपेक्टेशन और रियलिटी। इसको इनकाउंटर यानी आमना सामना जब ऑर्गेनाइजेशन के साथ होता है, इनकाउंटर होता है, तो उस वक्त उनकी जो एक्सपेक्टेशंस थी उसका सामना होता है रियलिटी के साथ। यानी वो देखते हैं, पहले तो उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक परसेप्शन बनाई हुई है और उनकी उस हिसाब से उन्होंने कुछ एक्सपेक्टेशंस रखी हुई हैं जो मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में मैं आपको बताई। अब वो जब आएंगे प्रैक्टिकली वहाँ पे 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 10 दिन काम करेंगे, तो वो फिर रियल लाइफ इन्वायरमेंट से वो आगाह होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की असल शक्ल उनके सामने आती है। इफ़ एक्सपेक्टेशंस and reality are more or less accurate, this stage reaffirms perceptions generated earlier, कि अगर उस बंदे की एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी वो मिलती जुलती हैं, यानी कुछ काफ़ी हद तक एक जैसी हैं, कि जो उसने तवक्कुआत रखी थी हकीकत भी वैसी ही निकली, तो इसका मतलब उस बंदे की जो प्रीवियस स्टेज के ऊपर जो थॉट्स प्रोसेस होगा वही अब भी होगा, कंपनी के बारे में जो परसेप्शन उसकी पहले थी वही अभी होगी। इफ़ एक्सपेक्टेशंस एंड रियलिटी डिफ़र, अगर उसकी तवक्कुआत और हकीकत मुख्तलिफ होती हैं, न्यू एम्प्लॉइज़ मस्ट बी सोशलाइज्ड टू डिटैच देमसेल्व्स फ्रॉम प्रीवियस अजम्पशंस एंड रिप्लेस दोज विद ऑर्गेनाइजेशन पिवटल स्टैंडर्ड्स, कि अगर उसकी तवक्कुआत ऑर्गेनाइजेशन में आने से पहले और असल जो हकीकत है उसमें कोई इख्तलाफ आ जाता है, तो एम्प्लॉइज़ की सोशलाइजेशन बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर जाती है, ताकि जो उसने इससे पहले जो अजम्पशंस बनाई हुई थी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में उनको ख़त्म किया जाए और ऑर्गेनाइजेशन की जो अपनी सोच है वो उसके जहन में इनकॉर्पोरेट की जाए। अब बाज़ का ये होता है कि जो एम्प्लॉइज़ हैं उनकी तवक्कुआत ज़्यादा होती हैं, यानी बिलफर्ज बेनिफिट्स ही हैं। वो समझते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को मैंने ज्वाइन किया है तो मुझे फ़लाँ बेनिफिट्स मिलने चाहिए, लेकिन वो हो सकता है कि उस बंदे की सोच गलत हो, तो आपने उसकी तवक्कुआत को फिर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बदलना होता है, तो उसके लिए आपको सोशलाइजेशन के प्रोसेस की ज़रूरत पड़ती है। बाज़ का ये होता है कि वर्किंग जो इन्वायरमेंट होती है वो वहाँ पे उनको कुछ मसाइल आ रहे होते हैं, कुछ जॉब को समझने में कुछ मसाइल आ रहे होते हैं, वो समझते हैं कि मेरी जॉब जो है वो बड़ी इजी होगी, लेकिन जब वो काम करते हैं तो उनको मसाइल आते हैं। तो फिर आपने जब उनको सोशलाइज़ करना है, ट्रेनिंग करनी है, उनकी काम सिखाना है, समझाना है, तो वो फिर एम्प्लॉइज़ आपके जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने आप को एडजस्ट करने के काबिल हो जाते हैं। तीसरे नंबर पर होती है जी मेटामॉर्फोसिस स्टेज, यानी ये बुनियादी तौर पर होता है किसी चीज़ की शक्ल में जो हैयत में जो तब्दीली आप करते हैं उसको मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। मेटामॉर्फोसिस स्टेज, द सोशलाइजेशन स्टेज ड्यूरिंग विच द न्यू एम्प्लॉइज मस्ट वर्क आउट इनकंसिस्टेंसीज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द इनकाउंटर स्टेज, यानी ये वो स्टेज है जिसके दौरान नए एम्प्लॉइज़ जो हैं वो जो इनकंसिस्टेंसीज आई थी उसकी एक्सपेक्टेशन और रियलिटी, यानी पहली और दूसरी स्टेज के अंदर अगर मुताबिकत नहीं पाई जाती, यानी जो तवक्कुआत थी हकीकत उससे हट के अगर है, तो जो इस स्टेज है यहाँ पे उन इनकंसिस्टेंसीज का जो है वो एम्प्लॉई को सामना करना पड़ता है। दिस स्टेज इज़ कंप्लीट व्हेन न्यू मेंबर्स फील कंफर्टेबल विद द ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर वर्क टीम्स, यानी
अगर तो ऑर्गेनाइजेशंस न्यू एम्प्लॉइज़ जो हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, अपने को वर्कर्स के साथ कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन की ये वाली स्टेज जो है ये मुकम्मल हो गई कि जो इनकन्सिस्टेंसीज आ रही थी आपने उसको रिमूव कर दिया, तो आपकी ये वाली स्टेज मुकम्मल हो जाती है। वो होता है कि दे एक्सेप्ट दी ऑर्गेनाइजेशन नॉर्म्स, वो ऑर्गेनाइजेशन की नॉर्म्स को कबूल करना शुरू कर देते हैं। दे अंडरस्टैंड ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, वो ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम को भी समझते हैं। दे विल नो हाउ दे विल बी इवेल्युएटेड, उनको पता है कि उनकी जॉब इवेल्युएशन कैसे होनी है, उनकी कारकर्दगी को कैसे जांचा जाएगा। सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ दिस स्टेज हेल्प्स रिड्यूस द लाइकलीहुड दैट एम्प्लॉइज विल लीव ऑर्गेनाइजेशंस एनी टाइम सून, कि ये अगर आपकी स्टेज दुरुस्त कंप्लीट हो गई कि जो इनकन्सिस्टेंसीज अगर आई हैं आपने उसको रिमूव कर दिया, तो एम्प्लॉई जो है सोशलाइज्ड है, खुश है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जो है वो अच्छे अंदाज में काम कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो छोड़ के नहीं जाएगा। लेकिन अगर जो है पहली और दूसरी स्टेजेस के अंदर उसने देखा है कि इनकन्सिस्टेंसीज आई हैं और आप उन इनकन्सिस्टेंसीज को रिमूव नहीं कर सके हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो एम्प्लॉई जो है वो छोड़ जाएगा। तो मॉर्फोसिस स्टेज में का मतलब ये होता है, ये वो स्टेज है कि जहाँ पे जो ये दोनों स्टेजेस में अगर किसी एम्प्लॉई की इख्तलाफ आया है तवक्कुआत में और हकीकत के अंदर, तो आप उसको रिमूव करना आपकी ज़िम्मेदारी है। अगर रिमूव नहीं कर सकते तो ये स्टेज आप अचीव नहीं कर सकते, एम्प्लॉई उससे पहले ही ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ जाएगा। इसके अंदर जो मज़ीद दूसरा टॉपिक है, मेन टॉपिक, वो है द पर्पज़ ऑफ न्यू एम्प्लॉई ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या है? एक्टिविटीज़ दैट इंट्रोड्यूस न्यू एम्प्लॉइज़ टू दी ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर वर्क यूनिट्स, के इसमें वो तमाम एक्टिविटीज़ हैं। ये बुनियादी तौर पे एक शॉर्ट टर्म एक्टिविटी का नाम है ओरिएंटेशन। ये उसी सोशलाइजेशन प्रोसेस का एक हिस्सा ही होती है कि वो तमाम एक्टिविटीज़ जब आप एम्प्लॉइज़ को तारफ़ करते हैं, उनको अपने जो वर्क यूनिट्स है उसका विज़िट करवाते हैं, लोगों से मिलवाते हैं, ये इस तरह की एक्टिविटीज़ ओरिएंटेशन में आती हैं। इट एक्सपेंड्स ऑन इंफॉर्मेशन रिसीव्ड ड्यूरिंग रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन स्टेजेस। ये उसी से आगे बढ़नी होती है जो इन्फॉर्मेशन एम्प्लॉइज़ ने रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन की स्टेज पे ली थी, उसी से इजाफा आपने यहाँ पे करना होता है। एंड हेल्प्स रिड्यूस द इनिशियल एंग्जाइटी, और एम्प्लॉइज़ की जो इनिशियल एंग्जाइटी है वो रिमूव करती है। यूजुअली एंग्जाइटी एम्प्लॉइज़ यूजुअली फील व्हेन बिगनिंग न्यू जॉब्स, जब वो नई जॉब शुरू करते हैं तो जो एंग्जाइटी का लेवल है, ओरिएंटेशन का मकसद होता है कि उस एंग्जाइटी को ख़त्म करना। एंड ओरिएंटेशन प्रोग्राम में फेमिलियराइज न्यू मेंबर्स विथ, जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम है उसका जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है कि जो न्यू मेंबर्स हैं उनको आप आगाह कर सकें ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के साथ, ऑर्गेनाइजेशन का क्या गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है, हिस्ट्री क्या है, फ़िलासफ़ी क्या है, रूल्स क्या हैं, प्रोसीजर्स क्या हैं, इससे आगाह करना एक तो ओरिएंटेशन का मकसद होता है। यानी ये बाज़ का वन टाइम इवेंट होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के नए एम्प्लॉइज़ को आपने हायर किया, उनके लिए खाने का अहतमाम किया, चाय वगैरह पिलाई, वहाँ पे गुफ्तगू ही, एक CEO ने ख़िताब किया, कोई और लोगों ने ख़िताब किया, यानी एक तकरीब होती है, इसको आप ओरिएंटेशन कहते हैं। बाज़ का वो एक ही जगह पे होती है, बाज़ का डिपार्टमेंट्स उसको कंडक्ट कर लेते हैं। तो इसका जो दूसरा ओरिएंटेशन का ऑब्जेक्टिव होता है कम्युनिकेटिंग रेलिवेंट HR पॉलिसीज सच एज़ वर्क आवर्स, जो HR की पॉलिसीज़ हैं, वर्क आवर्स कहाँ से कहाँ तक वो काम करेंगे, पे प्रोसीजर्स, ओवर टाइम रिक्वायरमेंट्स, कंपनी बेनिफिट्स, ये उनको आगाह करने होते हैं। रिव्यूइंग द स्पेसिफिक ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्स के रिव्यूइंग द स्पेसिफिक ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द न्यू मेंबर्स जॉब, जो नए मेंबर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ हैं उनसे आपने उनको आगाह करना होता है। प्रोवाइड अ टूर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फिजिकल फैसिलिटीज़, यानी जब ओरिएंटेशन होती है बाज़ हम ये करते हैं कि उन एम्प्लॉइज़ को ऑर्गेनाइजेशन की जो फिजिकल फैसिलिटी है उसकी सैर करवाई जाती है। इंट्रोड्यूसिंग द एम्प्लॉई टू हिज और हर मैनेजर एंड को वर्कर्स, तारुफ करवाया जाता है मैनेजर और को वर्कर्स के साथ। ओरिएंटेशन कैन बी डन बाई द न्यू एम्प्लॉइज़ सुपरवाइज़र, यानी जो नया एम्प्लॉई है उसके सुपरवाइज़र वो भी उसकी ओरिएंटेशन कर सकता है। बाय द पीपल इन HR, जो HR डिपार्टमेंट है वो ओरिएंटेशन कर सकता है। थ्रू कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम्स, बाज़ का आपने वो कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम्स बनाए होते हैं, उनकी मदद से उनकी ओरिएंटेशन करवाते हैं। और बाय सम कम्बिनेशन ऑफ मेथड्स, या इन तमाम मेथड्स के किसी कम्बिनेशन से आप उनकी ओरिएंटेशन करवाते हैं। अब इसी ओरिएंटेशन के अंदर है जी लर्निंग द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, के ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को आपने उनको सिखाना होता है। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या है? द सिस्टम ऑफ शेयरिंग मीनिंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन दैट डिटरमिन्स हाउ एम्प्लॉइज एक्ट। द सिस्टम ऑफ शेयरिंग मीनिंग्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके कुछ ऐसी जो है नज़र आने वाली या ना नज़र आने वाले, आपके अमल से ज़ाहिर होने वाला एक ऐसा सिस्टम बन जाता है,
जो इस चीज़ का तयन करता है कि एम्प्लॉइज़ किस तरीके से एक्ट करते हैं। मसलन एक ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उसके अंदर एक नया एम्प्लॉई आया है, पुराने लोगों को वो देखता है कि वो वक्त से लेट आते हैं, तो इसका मतलब है नया आने वाला एम्प्लॉई भी ये देखेगा कि चूँकि एम्प्लॉई लेट आते हैं, लिहाजा उसके अंदर भी लेट आने की आदत डेवलप होना एक फितरी बात है। उसने ये चीज़ कहाँ से सीखी? ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर से। कल्चर कैसे आया? लोगों के जो रवैये वो इसका तयन करते हैं। इट गवर्न्स हाउ द मेंबर्स शुड बिहेव। जो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है ये इस चीज़ को तय करता है कि मेंबर्स ने कैसे बिहेव करना है। एवरी ऑर्गेनाइजेशन ओवर टाइम इवॉल्व्स स्टोरीज, रिचुअल्स, मटेरियल सिंबल्स एंड लैंग्वेज। हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वक्त गुजरने के साथ साथ कुछ कहानियाँ बनती हैं, कामयाबी की, नाकामी की, लड़ाइयों की, झगड़ों की, मसाइल के हल की। रिचुअल्स, उनके कुछ जो हैं वो रिचुअल्स बन जाती हैं, रसूम बन जाती हैं, मटेरियल सिंबल्स और लैंग्वेज। यानी वक्त गुजरने के साथ साथ ये कल्चर एक ऐसी चीज़ है जो कि वक्त गुजरने के साथ साथ बनती है। यानी बाज़ ऑर्गेनाइजेशन में टांगें खींचने का कल्चर होता है, हसद का कल्चर होता है। कैसे बना? वक्त गुजरने के साथ साथ। डेवलप इसको किसने करना होता है? मैनेजमेंट ने। अच्छा कल्चर होगा तो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर नए आने वाले एम्प्लॉइज़ खुद ब खुद उस कल्चर के साथ खुद ही फेमिलियराइज हो जाएंगे, उसको अडाप्ट कर लेंगे। वो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, वो बगावत करने के ऊपर आमादा नहीं होंगे उन कवानीन के ख़िलाफ़। लेकिन अगर उनकी आदतें गलत पड़ गई तो आपको उस कल्चर को दोबारा बदलने में बहुत सारी मसाइल और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लिहाजा आपने अपना अच्छा कल्चर अगर डेवलप किया है तो आपका ये फिर कोशिश होती है कि उस कल्चर को लोगों को सिखाना है। These shared values determine in large part what employees see and how they respond to their world। कि यही जो शेयर्ड वैल्यूज़ हैं यही इस चीज़ का तयन करती हैं कि एम्प्लॉइज़ देखते क्या हैं और वो किस तरीके से अपनी दुनिया के अंदर जो इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है उसमें कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। इससे अगला जो टॉपिक है वो है जी HRM's रोल इन ओरिएंटेशन। ये जो ओरिएंटेशन का मुकम्मल प्रोसेस है इसमें HRM का रोल क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का क्या रोल होता है। अब जो HRM डिपार्टमेंट जब सिलेक्शन तक की बात होती है तो उसमें तो बहुत ज़्यादा वो एक्टिव होता है HR डिपार्टमेंट के। आप उन्होंने एड्स डेवलप करनी है, HR डिपार्टमेंट ने करनी है, एम्प्लॉइज़ के इंटरव्यूज़ किए, उनकी प्रोसेस सिलेक्शन की, जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस था, जो हायरिंग का प्रोसेस था, जो टेस्टिंग आपने उनकी की, वो सारा जो काम था वो तो HR डिपार्टमेंट में ने किया। लेकिन जब एक एम्प्लॉई जब ऑर्गेनाइजेशन में आ गया तो उसने HRM में तो काम नहीं करना, हो सकता है उसने और डिपार्टमेंट्स में ही काम करना हो और करना भी होता है। तो उस सूरत में बाज़ का एम्प्लॉइज़ ये महसूस करते हैं कि HRM डिपार्टमेंट का रोल ख़त्म हो गया। तो HR डिपार्टमेंट ने अपना रोल जो है ओरिएंटेशन के अंदर अपने रोल को वाज़े करना होता है कि उसका रोल ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि उन एम्प्लॉइज़ को जो है मज़ीद भी गाइडेंस की उन एम्प्लॉइज़ को ज़रूरत पड़ेगी। ट्रेनिंग भी जो है वो इसी ऑर्गेनाइजेशन HR डिपार्टमेंट नहीं करनी होती है। तो ऑर्गेनाइजेशन का उन एम्प्लॉइज़ से ताल्लुक़ ख़त्म नहीं हुआ, वो रहना है। तो वो चीज़ें भी ओरिएंटेशन के दौरान HRM ने डिपार्टमेंट ने बतानी होती हैं। इंस्ट्रक्टिंग एम्प्लॉइज़ व्हेन टू रिपोर्ट टू वर्क व्हेन जॉब ऑफर्स आर मेड एंड एक्सेप्टेड। जब आपने जॉब ऑफ़र उनको की और उन्होंने एक्सेप्ट कर ली तो उनको ये बताना कि जी आपने कब काम पे आना है। तो ये किसने करना है? HR डिपार्टमेंट ने। प्रिपेयरिंग रिगार्डिंग दी क्वेश्चंस ऑफ एम्प्लॉइज़ अबाउट बेनिफिट्स, कि जो एम्प्लॉइज़ के जो सैलरी बेनिफिट्स हो सकते हैं, सैलरी क्या होगी, कौन कौन से बेनिफिट, परक्विजिट्स, अलाउंसेस जो मिलेंगे, जो हेल्थ इंश्योरेंस की जो चीज़ें हैं वो मिलेंगी नहीं मिलेंगी, वो जो उस हवाले से प्रेपरेशन एडवांस HRM डिपार्टमेंट ने करनी होती है। HRM मस्ट स्पेंड सम टाइम एड्रेसिंग व्हाट असिस्टेंस इट कैन ऑफर टू एम्प्लॉइज़ इन फ्यूचर। HR डिपार्टमेंट ने यह तय करना होता है कि जो क्या क्या असिस्टेंस मज़ीद भी आने वाले वक्त में उन एम्प्लॉइज़ को जो है वो देनी है HR डिपार्टमेंट ने, ये भी उनको बताना है। मसलन वो करियर गाइडेंस, उनको अपने करियर के अंदर गाइड करना, बेनिफिट एडमिनिस्ट्रेशन, एम्प्लॉय ट्रेनिंग। तो ये चीज़ें भी आने वाले वक्त में HR डिपार्टमेंट उनके लिए करनी है। तो लिहाजा ओरिएंटेशन के अंदर HRM डिपार्टमेंट ने ये रोल प्ले करना होता है। वैसे भी जो ओरिएंटेशन की सारी वो तकरीबात होती हैं, सरमनी होती है, जो इवेंट होते हैं, ये सारे के सारे जो हैं HR डिपार्टमेंट ही करता है। तो लिहाजा HRM का ओरिएंटेशन में बड़ा ज़्यादा रोल होता है। ये है जी आज का टॉपिक हमारा।
जो ये बड़ा ही एक दिलचस्प और बड़ा ही अहम टॉपिक है। आप लोगों ने भी जब जॉब्स पे जाना है तो इन चीज़ों से आपका भी वास्ता पड़ना है, लिहाजा इन कॉन्सेप्ट्स को समझना आज ही आपके लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये है कि जी हो गया हमारा आज का लेक्चर, ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग एम्प्लॉइज़ का ये फ़र्स्ट पार्ट था। इसके ऊपर मज़ीद भी अगले लेक्चर में हम बात करेंगे इसी चैप्टर के मतलब। तो तब तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।